तो लाख टके की बात में अब बात प्रधानमंत्री के आज के ऐलान के। जी हां, साल 2021 में यानी इस साल प्रधानमंत्री दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए नजर आए अब से कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें की कोरोना के मोर्चे पर। क्या कुछ खास बातें, फटाफट हम आपको बताते हैं। पूरे देश में वैक्सीन अब केंद्र सरकार लगवाएगी, राज्यों की भूमिका यहां पर खत्म होती है। केंद्र सरकार सबका मुफ्त वैक्सीनेशन करेगी, यानी आपको पैसा नहीं देना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो वैक्सीनेशन आप लगवा सकते हैं निजी अस्पतालों में। जो वैक्सीन की कीमत है उससे सिर्फ 150 रुपए ज्यादा ही वैक्सीन के लिए वसूल पाएंगे अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। गरीबों को दीपावली तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अन्य कल्याण योजना और ज्यादा एक्सटेंड कर दी गई है नवंबर तक, दिवाली तक। अपील की है उन्होंने कि वैक्सीन पर अफवाह ना फैलाई जाए, गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए। सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना को हराया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम के संबोधन में यह सबसे अहम बात है। लेकिन खतरा कोरोना का खत्म नहीं हुआ है और लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर का, जिस पर सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ सकता है। उससे जुड़ी अपडेट आपको दिखाएंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। तो बात कोरोना की थर्ड वेव की, जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी आशंकाएं लगातार सामने आ रही है और इसी के मद्देनजर बच्चों को भी वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करना लगातार शुरू किया जा रहा है। इसी मिशन के तहत दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू हो गया है। कोरोना से बच्चों को सुरक्षित करना है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की महामारी के वार से रक्षा करनी है। इसी मिशन के तहत दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। वैक्सीन ट्रायल के पहले चरण में 12 से 18 साल के बच्चों को चुना गया। इसके लिए कुल 30 बच्चों को चुना गया है। इसमें ज्यादातर बच्चे एम्स हेल्थ वर्कर स्टाफ के हैं। इन बच्चों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाने से पहले आरटी-पीसीआर और आईजीडी एंटीबॉडी टेस्ट किए गए और मंगलवार सुबह इन बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लगेगी। जहाँ तक बच्चों की वैक्सीन का सवाल है, आज लगभग 30 बच्चों पे स्क्रूटनी हो गई है और इसके बाद अब कल से वैक्सीनेशन का ट्रायल बच्चों पे शुरू हो जाएगा, ताकि अगर तीसरी वेव आती है, अगर बच्चों को प्रभावित करती है, तो कम से कम हमारे पास एक एडिशनल हथियार बच्चों के लिए टीकाकरण के तौर पर हो। कोरोना की सेकेंड वेव आने पर यह आशंका बढ़ गई है कि थर्ड वेव भी जल्द आ सकती है और सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है। ऐसे में वक्त रहते बच्चों को लगने वाली वैक्सीन का मिलना जरूरी है, ताकि नौनिहालों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। दिल्ली से राहुल रबास के साथ टीम न्यूज नेशन। तो कोरोना की इस दूसरी लहर का खतरा बेशक कम हो रहा हो, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले बड़े खतरे का अलर्ट दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन तक नहीं मिल पा रहे हैं। कैसे कहर बरपा रहा है ये ब्लैक फंगस, देखिए इस रिपोर्ट में। कई राज्यों पर नई महामारी की मार, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की फांस। देश में एक महामारी यानी कोरोना की दूसरी लहर पर धीरे धीरे लगाम कस रही है। संक्रमण की रफ्तार घट रही है, लेकिन दूसरी महामारी यानी ब्लैक फंगस का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है। यहाँ दवाओं और इंजेक्शन की भारी किल्लत है, जिसकी वजह से मरीजों की मुश्किल बढ़ रही है। पटना के एम्स में वार्ड ब्लैक फंगस के मरीजों से फुल हो चुके हैं। यहाँ 110 मरीज भर्ती हैं, जबकि यहाँ अब तक 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। रोजाना 20 से ज्यादा मामले अस्पताल में आ रहे हैं। इसकी वजह मरीजों की लापरवाही बताई जा रही है। नॉर्मली ये फंगस हवा में मौजूद है और हमारे बीच में अभी भी है, लेकिन हमें ये इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी नीचे होती है, चाहे वो स्टेरॉइड की वजह से हो या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, तो ये पनप जाता है। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब एक नए फंगल के 2 मामले सामने आए हैं, जिसका नाम कैंडिला फंगल बताया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक
बारिश के मौसम में ये फंगल ज्यादा फैलता है और नाक और कान को निशाना बनाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस जितना खतरनाक नहीं है। पहली बात यह है कि कैंडिडा एस्परजिलस या म्यूकोर ये एक फूग है जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखती है। पेशेंट पे अलग अलग उसके लक्षण नहीं होते, लेकिन अगर म्यूकोर और एस्परजिलस में जाओगे तो वो घातक हो सकती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 साल की एक महिला को कोरोना के दौरान तबीयत बिगड़ने पर स्टेरॉइड देने पड़े, लेकिन महिला की अस्पताल से छुट्टी होने से पहले ही ब्लैक फंगस ने उन्हें जकड़ लिया। उसके बाद इलाज के लिए एम्फोटेरेसिन बी दवा दी गई तो उससे दूसरी परेशानी शुरू हो गई। कुछ इसी तरह की परेशानी एक 36 साल के युवक को भी उठानी पड़ी और दोनों मरीजों की दवा रोकनी पड़ी। डॉक्टर्स के मुताबिक एंटी फंगल दवा से किडनी पर असर पड़ रहा है। ऐसे में दूसरी दवा के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। कि कोविड के टाइम पे बॉडी में एक सेल्स होती है, स्पेसिफिक सेल बोलते हैं, उसको हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं। अगर ये न्यूट्रोफिल एक क्वांटिटी से कम हो जाए और उस टाइम वो पेशेंट को स्टीरॉइड दिया जा रहा है, जैसे कि कोविड के पेशेंट में, और न्यूट्रोफिल कोविड की खासियत है कि एक टाइम के बाद में न्यूट्रोफिल को काफ़ी कम कर देता है, तो उस दौरान अगर वो स्पोर्ट्स के कांटेक्ट में आ गया तो उसमें डिजीज प्रेसिपिटेट होगी। अगर आप मैं स्टीरॉइड की पर्टिकुलरली बात करूं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी ब्लैक फंगस के मरीजों को लगाए गए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का रिएक्शन सामने आया है। इंजेक्शन लगाने के बाद मरीजों को ठंड के साथ बुखार आ गया, जिसके बाद मरीजों को इंजेक्शन लगाने पर रोक लगा दी गई। उसी समय 2 मरीजों को ठंड लगने लग गई थी, तो मैं घर से निकल के जब तक आई तो ज्यादातर मरीज को ठंड लग के कपकपी चालू हो गई थी। कई लोग को हल्का हल्का बुखार आ रहा था, कई लोग को वॉमिटिंग होने लग रही थी। फटाफट जितने इंजेक्शन लगने थे 1 घंटे में हमारा 5 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड, जहाँ पे 60 मरीजों को इंजेक्शन लगा था, उनमें से 50 मरीज जिनमें सिम्टम आए थे उन सबको हमने स्टेबल करा दिया है। ब्लैक फंगस न सिर्फ जानलेवा है बल्कि इसका इलाज भी काफी महंगा है। मरीजों को 30 से 90 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। साथ ही जरूरत पड़ने पर की जाने वाली सर्जरी के लिए भी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। ऐसे में जानकार सरकारी अस्पताल में इलाज की सलाह दे रहे हैं। न्यूज़ नेशन के माध्यम से मैं जनता से यही अपील करूंगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे भरोसा रखें। यहाँ पे अच्छा इलाज दिया जा रहा है, सरकार द्वारा सहूलियतें दी जा रही हैं, बेहतर इक्विपमेंट्स हैं, बेहतर डॉक्टर हैं, व बेहतर दवाई की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर पे भरोसा रखें और अपना इलाज अच्छे से कराएं। तमाम परेशानियों को देखते हुए ब्लैक फंगस के इलाज के लिए नई दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी दी जा सकती है। यूपी में डॉक्टर्स ने 2 दवाओं के इस्तेमाल को हरी झंडी भी दे दी है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना से लड़ने के लिए अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है और आपके जहन में कोवैक्सीन को लेकर ढेरों सवाल हैं, सवाल ये कि WHO ने आखिर कोवैक्सीन को मान्यता क्यों नहीं दी है, तो अगली रिपोर्ट आपको देखना बेहद जरूरी है। कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ भारत का मेड इन इंडिया टीका, घातक वायरस के खिलाफ अचूक हथियार। लेकिन कोवैक्सीन को अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला। आखिर क्या है इसकी वजह और कोवैक्सीन को अप्रूवल दिलाने के लिए भारतीय वैज्ञानिक कर क्या रहे? इन सब सवालों को लेकर न्यूज़ नेशन की टीम एम्स के वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर संजय रॉय के पास पहुंची। सवाल ये भी कि अगर बड़ों के लिहाज से भी कोवैक्सीन देखें तो अभी तो कोई मेजर रिसर्च पेपर नहीं आया है, डाटा बहुत ज़्यादा शेयर नहीं हुआ है, WHO ने मंजूरी नहीं दी है, तो उस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सारा प्रोसेस होता है, पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर उसके डेटा को जो है एनालाइज किया जाता है और फिर जो है पब्लिकेशन के लिए भेजा जाता है पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। फेज़ 1 का हो चुका है, फेज़ 2 का हो रहा है, प्रोसेस में होंगे फेज़ 3 का भी भेजने के लिए एनालिसिस चल रही होगी, जहाँ तक क्योंकि पूल डेटा है। मैं सिर्फ अपने सेंटर की बात कर सकता हूँ, बट ICMR एंड भारत बायोटेक सब सारे सेंटर के डेटा को, पुल डेटा को लेके फिर एनालाइज करके उसके बाद पेपर राइटिंग हो रही है। तो पेपर राइटिंग डेफिनेटली पीयर रिव्यू जर्नल में जाना ही चाहिए और ये मैंडेटरी है, होना चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, पब्लिक स्क्रूटनी उसकी नहीं हो जाएगी, पीयर रिव्यूड जर्नल में जब तक पब्लिश नहीं होता तब तक उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं रहती है। तो एक बार आने के बाद शायद WHO भी हो सकता है उसका वेट कर रहा हो कि अगर एक बार पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश हो गया तो उसके बाद जो है मंजूरी देने का वो भी प्रक्रिया करें शायद। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक
ये भी बड़ा फैक्टर हो सकता है। सर, अगर एम्स के सेंटर की बात करें तो आपकी तरफ से डाटा दे दिया गया क्या फेज 3 ट्रायल का आगे स्क्रूटनी के लिए? नहीं, वो तो वेब बेस्ड होता है, तो तुरंत ही सबके एक्सेस रहता है, मुझे एक्सेस रहता है, जो भी लोग हैं ICMR और भारत बायोटेक तो एक्सेस रहता है। तो देना कि हमने कलेक्ट किया फिर दे रहे हैं ऐसा नहीं, आजकल तो सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो अवेलेबल रहता है। डॉक्टर संजय रॉय के मुताबिक ICMR और भारत बायोटेक की तरफ से निर्मित कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा सार्वजनिक पटल पर नहीं रखा गया है, न ही रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है। यही वजह है कि अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की वैक्सीन को अपनी मंजूरी नहीं दी। आपको लगता है कि वो तमाम क्राइटेरिया मैच करते हैं, मीट करते हैं कोवैक्सीन को लेकर, कि कम से कम जब भी पेपर पब्लिश होगा फेज 3 का भी, तब कोई सवाल नहीं उठेंगे, WHO से भी एक तरह से अनुमति मिल जाएगी? जी हाँ, शुरू से हम कहते रहे हैं कि साइंटिफिक इसमें जो है, जो भी रिगर है उसका, उसमें हम कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। साइंस में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ये सारी पैरेलल एक्टिविटीज़ होती रही हैं। फेज़ 1 के साथ साथ फेज़ 2 शुरू कर दिया, उसके सेफ्टी को डेटा दे के फेज़ 2 के साथ फेज़ 3 कर दिया। तो जहाँ तक अगर साइंस की बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि हमने बेटर ढंग से उसको साइंस की रक्षा की है इसमें, तो इसलिए पब्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। न्यूज नेशन की टीम ने ICMR के डायरेक्टर NK अरोड़ा से भी कोवैक्सीन के अप्रूवल को लेकर सवाल किया। उनके मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का अप्रूवल भी भारत की वैक्सीन को मिल जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज WHO को दी जाने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। कोवैक्सीन भारत द्वारा निर्मित वैक्सीन है। भारत बायोटेक ने ICMR के सहयोग से इस वैक्सीन को यहीं पे विकसित किया और निर्माण कर रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा डोजेस भारत में इस्तेमाल हो चुकी हैं अभी तक, और जहाँ तक मुझे मालूम है कंपनी जैसे ही अपना डॉसियर WHO में सबमिट करेगी। साफ है कि कोरोना का देसी टीका कोवैक्सीन पूरी तरह खरा है। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्स का दावा यही है कि आज नहीं तो कल WHO की तरफ से कोवैक्सीन को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल अब बच्चों पे शुरू हो गया है। बड़ों का ट्रायल 3 चरण का खत्म हो चुका है और इमरजेंसी यूज़ के बाद इसे रेगुलर अप्रूवल मिल चुका है। करोड़ों डोज दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक रिसर्च पेपर में कम से कम फेज 3 ट्रायल का डाटा शेयर नहीं किया गया है। यही वजह है कि WHO ने अभी भी ICMR और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है, जिसकी वजह से अगर इम्यूनिटी पासपोर्ट, वैक्सीन पासपोर्ट बनता है तो भी समस्या आएगी। और सवाल ये भी उठता है कि जैसे चाइना या रशिया की वैक्सीन का डाटा शेयर नहीं किया गया, क्या भारत भी ऐसा ही सोच रहा है? लेकिन इस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है और भारत एम्स के डॉक्टर जो वैक्सीनेशन के इंचार्ज भी हैं, उनका कहना है कि हमने साइंटिफिक डाटा पूरी तरीके से कलेक्टिव कर लिया है। जल्द ही इस डाटे को पब्लिक स्क्रूटनी के लिए रखा जाएगा, पेपर प्रेजेंट भी होगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में WHO भी कोवैक्सीन को अप्रूवल दे देगा। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वैसे आपने कोवैक्सीन का टीका लिया है या कोविशील्ड का? इन दोनों में से बेहतर कौन सा? ये सवाल भी आपके जहन में लगातार आता रहा होगा। इन सब के बीच इन वैक्सीन से एंटीबॉडी कैसे डेवलप होती हैं, इसको लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। ये देखिए। भारत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। करोड़ों की तादाद में देश के लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। इसी बीच एक स्टडी में बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से ज्यादा एंटीबॉडी बनाती है। कोरोना वायरस वैक्सीन इंट्रोड्यूस एंटीबॉडी ट्रीटेड यानी कोवैट की स्टडी में उन लोगों की एंटीबॉडी टेस्ट की गई जिन्हें दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी थी। स्टडी में बताया गया है कि कोविशील्ड में सीरो पॉजिटिविटी रेट और औसत एंटी स्पाइक एंटीबॉडी ट्रीटेड कोवैक्सीन की तुलना में काफी ज्यादा थी। मेट्रिक्सिव में ये स्टडी पब्लिश हुई है। इस स्टडी में 515 लोगों को शामिल किया गया था। रिजल्ट में पाया गया कि कोविशील्ड लेने वालों में 98.1% एंटीबॉडी दिखी, वहीं कोवैक्सीन की डोज लेने वालों में एंटीबॉडीज का प्रतिशत 80% रहा। स्टडी में कोविशील्ड के मामले में 5.5% संक्रमण का जोखिम पाया गया, जबकि कोवैक्सीन के लिए ये 2.2% है। हालांकि इस स्टडी में साफ पाया गया कि दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना वायरस पर असरकारी हैं।
भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए 3 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूसी स्पुतनिक वी शामिल है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां वैक्सीनेशन के लिए अलीगढ़ में रजिस्ट्रेशन कराया गया, लेकिन टीका लगा नोएडा की एक सोसाइटी में। अब मामला सामने आया है तो जांच की बात की जा रही है। एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी जेपी ग्रीन्स में अवैध तरीके से टीकाकरण का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एक तरफ जहां वैक्सीन को लेकर मारामारी चल रही थी, तो तभी जेपी ग्रीन सोसाइटी के अंदर एक वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया और सोसाइटी के रहने वाले लोगों को वैक्सीनेट किया गया। ये बताया जा रहा है 200 से ज़्यादा लोग थे जिनको वैक्सीन लगाई गई, जिनमें से 18 प्लस उम्र के लोग भी शामिल थे और 45 प्लस उम्र के लोग भी शामिल थे। हालांकि इस कैंप की जानकारी किसी को नहीं थी। यही वजह थी, जैसे ही इसके बारे में पता चला तो बीटा 2 जो थाना है उसमें पूरे मामले के अंदर ACMO नीरज त्यागी द्वारा तहरीर दी गई और उसके बाद सोसाइटी के जो लोग हैं, जो RW के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ यहां पर FIR भी रजिस्टर कराई गई है। तो अलीगढ़ के नौरंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराया गया और टीका लगा ग्रेटर नोएडा की जेपी ग्रीन सोसाइटी में। मामला सामने आने के बाद ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक हड़कंप मच गया है। गौतम बुद्ध नगर के CMO ने पूरे मामले में केस दर्ज कराया है। तो उसमें जब जांच की गई तो प्रकरण ये था कि उसमें बिना किसी सूचना के वैक्सीनेशन कराया गया था, जिसकी हम लोगों ने जांच की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि अलीगढ़ की नौरंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज का दावा है कि उनके सेंटर पर किसी तरह की कोताही नहीं हुई। अच्छा, एक बात सामने आ रही है कि नोएडा की एक सोसाइटी है जेपी ग्रीन्स, वहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि अलीगढ़ के इस जगह की जो आपकी नौरंगाबाद PSC है, इसकी वैक्सीन वहाँ नोएडा में जाके लगी है। एक आदमी ने अपने घर पर जाके लगवाई है वो वैक्सीन। तो ऐसा संभव है? नहीं, वैक्सीन कहीं नहीं गई है, लोग आए हमारे पास। अच्छा जी। लेकिन वहाँ पर तो बाकायदा उसके घर पर कैंप लगा, घर पर कैंप लगाकर डॉक्टरों ने वहाँ वैक्सीन लगाई। ये गलत इन्फॉर्मेशन। अब सवाल यह है कि जब अलीगढ़ के नौरंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र पर कोई गलती नहीं हुई तो फिर रजिस्ट्रेशन में ये नाम क्यों दर्ज है? वैक्सीनेशन घोटाले पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में पुलिस का दावा है कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेपी ग्रीन सोसाइटी में 2 दिवस वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें जो वैक्सीन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ उस पर नौरंगाबाद अलीगढ़ PSC का पता दर्शाया गया। इस विषय में CMO साहब द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसमें कल कमेटी द्वारा जांच किया गया। जांच में प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया। इस मामले पर सही पाने पर CMO साहब द्वारा एक तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 5 लोग नामजद हैं, वो अन्य अज्ञात हैं। वैक्सीनेशन को लेकर इस गड़बड़ी ने सनसनी फैला दी है। पूरे मामले की जांच जरूरी है, जिससे सच सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। जो अलीगढ़ के अधिकारी हैं उनका कहना है वहां से किसी तरह की कोई वैक्सीन यहां नहीं भेजी गई, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ है, जिन लोगों को वैक्सीन यहां लगाई गई, उसमें अलीगढ़ का रजिस्ट्रेशन शो किया गया है। तो ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जब वैक्सीन लगवाने को लेकर मारामारी मची हुई थी तो आखिरकार कैसे किसी प्राइवेट निजी सोसाइटी को वैक्सीन मिल जाती है और बिना किसी परमिशन के यहाँ कैंप का आयोजन हो जाता है। इस पूरे मामले में अब स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई होने की बात भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, ग्रेटर नोएडा। तो चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए खबर कट टू कट स्पेशल, जिसमें डिकोड होगा कोरोना वायरस।